बचाने निकले हैं। आप हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जिंदा हैं वुकला, जिंदा हैं और हम आइन बचाने निकले हैं के नारों से आज एक तरफ शाराए दस्तूर गूंज उठी तो दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन ने आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफीक सिद्दीकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी, जबकि कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज भी मुकर्रर कर दिया। ये सब तारीखी है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एक साथ इतनी बड़ी तादाद में तैनातियां की गई हैं, लेकिन इन जजेस की तकर्री का फैसला जुडिशल कमीशन के 13 मेंबरान के बजाय सिर्फ 9 मेंबरान ने किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे और उन्होंने आज इजलास शुरू होने के बाद ही उसको बायकॉट कर दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर्स सेनेटर अली जफ़र साहब और बैरिस्टर गौहर ने भी, जो पीटीआई से मुंसलिक है, उन्होंने भी इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया। मैंने खत में इशू रेज किया है वो सीनियरिटी का है। बड़ा सिंपल पॉइंट है कि सीनियरिटी का फैसला कर लें, उसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है उसके मुताबिक आप बेशक एक्ट कर लें। एक रंजिश होगी पैदा जजेस में भी और ये जो हमारा सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो हम उस असूल के ऊपर खड़े हैं। सीनियरिटी का इशू पेंडिंग है तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अपने फैसले में यह करार दिया कि ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस को दोबारा जो है नया हल्फ नहीं उठाना होता और जस्टिस सरफराज डोगर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज होंगे। आज के जुडिशल कमीशन के इजलास और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र के खिलाफ पूरे मुल्क से वुकला ने इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वुकला का कहना था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जो कॉम्प्रोमाइज जजेस हैं उनको लाकर मर्जी के फैसले लेना चाहती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को पैक करने की कोशिश है, यहाँ पर मजीद उस किस्म के जजेस जो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मजीद कोई अमीनुद्दीन और मंदाखिर और या अफरीदी जैसे कॉम्प्रोमाइज जजेस भर दिए जाए, यहाँ पर उनसे अपने मर्जी के फैसले लिए जाए। आमिर फारूक जिसका रिकॉर्ड इंतहाई अफसोसनाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है और उसकी जगह एक इम्पोर्टेड जज को लाके चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वुकला की सबसे बड़ी मुंतखब तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार समेत 5 वुकला तंजीमों में आज के वुकला एहतजाज को मुस्तरद कर दिया और जुडिशल कमीशन के फैसलों की भरपूर हमायत करने का ऐलान भी किया है। क्या आज होने वाली तैनातियों का बराह रास्त असर 26वीं तरमीम के अदालती चैलेंज पर होगा? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ यासीन आज़ाद होंगे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हुकूमती मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ जाए। सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब, आज का जो आपका एहतजाज हुआ उसके अंदर जो सीनियरिटी की आपने बात की, तो ये तो मासवाए एक जज के बाकी सारे जो हैं वो तो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो इधर तो सीनियरिटी का मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए नहीं, सीनियरिटी का मसला तो मैं समझता हूँ है ही नहीं। मसला ये है कि 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर नोटिस इशू हो चुके हैं, उस पर एप्लीकेशन पेंडिंग है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। अब वो उस पर नोटिस इशू हो चुके हैं। हमारा मौका व मुद्दा ये था कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता इस तरह की तैनाती ना की जाए। क्या ये अब ये जो अगर फुल कोर्ट की एप्लीकेशन ये बेंच अलाउ करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो क्या ये जज भी उस फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे जो इस तरमीम के तहत एलिवेट किए गए? देखिए ये बड़े अच्छे जजेज़ हैं, उनके हम बड़ी इज्जत करते हैं और उनका आपने नाम लिया, हमारे चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी और दूसरे हैं जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब। बहुत सीनियर अच्छे जजेज़ हैं हमारे हाई कोर्ट का, बाकी जजेस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पॉइंट उनकी अच्छाई का नहीं है। आज ये पॉइंट एक है कि जी आप एक तरमीम के तहत उनको आप ऊपर लेके आ रहे हैं और वो तरमीम अभी चैलेंज है।
अगर वो तरमीम आप कहते हैं कि सही नहीं है, आइन के मुतरादिफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, या और कोई वजह से उसको आप स्ट्राइक डाउन करते हैं, तो इन एलिवेशंस का, या वो हाई कोर्ट में जो आर्जी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, एक जुडिशल कमीशन उसे अपॉइंट कर रहा है, जस्टिस डोगर, नहीं जज डोगर बात नहीं, मैं दूसरे कोर्ट्स में भी, सिंध हाई कोर्ट, हर कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, और वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। आप देखिए उनके पॉलिटिकल पार्टी हुज हु को आप अपॉइंट कर रहे हैं, जिस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं, और अक्सरियती फैसले से हो रहे हैं। और आज इवन ये 4 लोगों ने जिन्होंने आपका नाम लिया, 2 जजेस, मोहतरम जजेस साहिबान का और 2 मेंबरान का, उसके बाद भी मेजॉरिटी से फैसला हुआ है। मतलब कि आप तो 9 रह गए, फिर भी वहाँ मेजॉरिटी थी, यूनानिमस, तो वहाँ फिर भी सुना एक फैसला नहीं हुआ। कुछ जजों के ऊपर सीरियस रिजर्वेशन थी। आई थिंक हमारे पाकिस्तान बार के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी अपोज किया एक एलिवेशन को। अख्तर हुसैन साहब ने किसको अपोज किया? अब शायद जस्टिस आमिर फारूक को, सुनने में आ रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं, और आई थिंक जस्टिस मंदोखेल ने भी किया है, जो हमने सुना है वहाँ। लेकिन ये वल्लाह आलम अंदर मिनट्स क्या हुए हैं। लेकिन इशू ये है कि जब तक इस तरह, देखिए मैं समझता हूँ ये तरमीम ने सारा, अब आपने बात की कि वकला तंजीमों ने इसकी हिमायत की, उन्होंने किया। पाकिस्तान बार का मैं भी मेंबर हूँ, मुझे पता ही नहीं था, हमसे पूछा भी नहीं गया, या हमें सर्कुलेशन से ही तो दिखा देते कि जी कहते हैं पाकिस्तान बार का एक रेजोल्यूशन आया, साइन करता है सेक्रेटरी। कौन किन लोगों ने उस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया? एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, यासीन अदील साहब अब हमारे मेंबर बने पाकिस्तान बार के, और माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, वो एग्जीक्यूटिव के भी हमारे हेड भी हो गए, हमारे सीनियर हैं, साबिक सदर भी हैं। तो आप उनसे पूछिए कि जी हमें तो पता ही नहीं था। फिर एक क्या नहीं पता था कि ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान बार, मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान बार का, किस किस्म की रेजोल्यूशन? ये जो कल जो आपकी जीनत बनी हुई थी सारी के, वो जो सुप्रीम कोर्ट बार, अब सुप्रीम कोर्ट बार का सदर साइन कर रहा है, कहाँ लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी से उसने के कंसेंट से उसने ली, या सिंध हाई कोर्ट में, आज सिंध हाई कोर्ट में मुहासबा किया गया है प्रेसिडेंट का, उसको घेर लिया। अब जनरल सेक्रेटरी का खत मैं आपको अभी भेजूंगा, मेंबर्स सारे मेंबरान ने लिखा है तुमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कैसे इशू किया। ये पूछ लेते, मैं आपको भेज देता हूँ अभी डॉक्यूमेंट। यासीन आजाद साहब, आपने आबिद जुबैरी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जहां आप खत लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का भी खत आया, वहां पे सिर्फ सदर ने दस्तखत किए, बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के दस्तखत नहीं थे। तो क्या आप ये वन मैन शो चला रहे हैं इन मुख्तलिफ जो आपके तंजीमें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो, और ये क्या दुरुस्त बात है? चूँकि आपके वहाँ पे एक नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, क्या उन्होंने जो है जस्टिस आमिर फारूक की एक तरह से उसको चैलेंज किया है, उनका आना सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखें, अख्तर हुसैन साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, नामिनी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, जो कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं। अब ज़ाहिर है कि मेरे नॉलेज में नहीं कि अख्तर साहब ने किसकी मुखालफत की, किसकी नहीं, लेकिन जो वोटिंग हुई है, वोटिंग में चूँकि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब बाइकाट करके चले गए थे, तो बाकी जितने के लोग कमीशन के अंदर थे उन सब के मुतफ़क़ा फ़ैसले से जिन जजेस के मतलब अभी जुबैरी साहब ने भी कहा कि बहुत बेहतरीन जजेस हैं, मैं भी कहता हूँ कि सीनियर मोस्ट जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट लेके आए हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब रह गया 26वीं अमेंडमेंट का, जिसका बार बार हमारे दोस्त जिक्र करते हैं कि ये पेंडिंग है, तो मैं ये सवाल करने में हक बचाना हूँ कि मुझे ये बता दें कि जब पंजाब के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, सिंध के अंदर अपॉइंटमेंट हुई, बलूचिस्तान में हुई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, KPK में हुई, तो ये कमीशन के 2-4 मेंबर जिन्होंने आज बाइकाट किया, मंसूर अली साहब, मुनीब अख्तर साहब और PTI के 2 आदमियों ने भी जो कमीशन के अंदर हैं उन्होंने बाइकाट किया। तो ये 26वीं अमेंडमेंट के तहत जब चारों सूबों में या 5 हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उस पर बाइकाट क्यों नहीं किया आपने? और जो ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया तो आपने कहा कि जी हम बाइकाट करते हैं, और जुलूस लेके भी पहुंच गए। अच्छा, ये जो आपने कहा है ना, ये बड़ी अहम बात है यासीन साहब, मैं इसका रिस्पांस जरूर लेना चाहूँगी आबिद जुबैरी साहब से। वो एक पॉइंट रेज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तैनातियां हुई तो तब आपने बॉयकॉट किया, अगर आप प्रिंसिपल पे खड़े हुए थे तो तब आप बॉयकॉट करते जब हाई कोर्ट के जजेस की वजह में आपको बड़ी सिंपल वजह है, ठीक है। हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया, हमने स्टेटमेंट्स इशू किया, लेकिन वहाँ आर्जी अपॉइंटमेंट है। अच्छा। दे आर एडिशनल जजेस, दे आर नॉट परमानेंट जजेस। राइट, यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट है। ये अब आ गए जज, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ये वो उनको फारिग नहीं हो सकता। एडिशनल जज जो होता है वो 1 साल के लिए होते हैं, उसके बाद उनको कंफर्मेशन पहुंचती है, अगर वो नहीं। ये फर्क है बहुत बड़ा यहाँ आप, और यहाँ कोर्ट पैकिंग हो रही है। आप समझते हैं कि कोर्ट पैकिंग हो रही है? यासीन आजाद साहब, ये बात तो आज हामिद खान साहब ने भी की है। देखें, इनको तो कहने का बिल्कुल हक है, जो कहते हैं कहें।
सिंपल ये है कि ये मुझे बता दें कि क्या आज जिन लोगों को ये शरअ दस्तूर पर लेकर गए हैं, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का कोई आदमी मौजूद था? क्या पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर ज़ुबैरी साहब, ये सही है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के में हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी होती है बार काउंसिल के अंदर जो कमेटियाँ बनाती हैं, जिस तरह चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, वाइस चेयरमैन है, ये सारे के सारे हमारे हैं। अब जहाँ तक इस चीज़ का हक़ है, मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि जो 26वीं अमेंडमेंट है उस प्रोसेस के तहत आप तमाम काम किए जा रहे हैं, और सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आई तो आपको अप्रीहेंशन ये थी कि शायद कहीं जूनियर जजेस को ला के बैठा देंगे, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि सीनियर मोस्ट जजेस को ही सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, और उसके मतलब आबिद ज़ुबैरी साहब खुद एडमिट करते हैं कि जिन लोगों को जज लाया गया वो इंतहाई ईमानदार और दयानतदार और बोल्ड किस्म के जज हैं। तो फिर आप ये बता दें कि जब आपको ये पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस को लेके जा रहे हैं, तो इशारा दस्तूर पे वकला को लेके जाना, और उसमें जो बॉडीज़ या जिस तरह आबिद ज़ुबैरी साहब ने अभी सिंध हाई कोर्ट के मतलब एक बात की, मैं वहाँ बैठा हुआ था, 48 साल की वकालत में मैंने पहली दफ़ा देखा कि चंद नए लड़के जो थे वो एकदम बार के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। 48 साल में एक से एक हमने जुलूस निकाला, हमने मूवमेंट चलाई, बार के अंदर घुसकर हमने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? बार एसोसिएशन को क्या किसी सियासी जमात का एहलकार बनाने चाहते हैं, या बार एसोसिएशन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं उनको लेके आगे चलने चाहते हैं? मैं आज भी कहता हूँ, नाम लेकर कहता हूँ कि आमिर खान साहब जो प्रोफेशनल ग्रुप के इस वक्त हेड बने हुए हैं और अरसा दराज से चले आ रहे हैं, आप मुझे सिंपल ये बता दें कि वो एक जमात के सरकर्दा लीडर हैं, सेनेटर हैं, तो मेरे नज़दीक उनको तो फिर जो है अपने ग्रुप की क़यादत नहीं करनी चाहिए। अच्छा। किसी ऐसे आदमी को ग्रुप का लीडर बनाना चाहिए जिसका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। अच्छा, ये आज की जो सूरत-ए-हाल है, सर ये जो आपने बात कही है, मैं चाहूँगी उसके ऊपर आबिद ज़ुबैरी साहब ज़रूर बात करें, क्योंकि ये आपने अहम नुक्ता उठाया है कि जी अगर ऑलरेडी हामिद खान साहब अलल-अलान पीटीआई के एक अहम रुकन हैं और सेनेटर हैं पीटीआई के, तो फिर वो इम्पार्शल तो नहीं रहे, तो फिर वो कैसे प्रोफेशनल ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ वो वकीलों, वो पीटीआई में आने से पहले भी प्रोफेशनल ग्रुप के लीडर थे और सेनेटर बनने से भी पहले, और वो उनकी जो सियासत है वो आपने सब ने देखी है, वो बड़ी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है। उनकी सारी हिस्ट्री आप देख लीजिए। तो इनके ग्रुप के जो लीडर हैं वो खुद मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, और मिनिस्टर होने के बावजूद भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। हमारा फ़रूग नसीम मिनिस्टर बना तो आप लोगों ने उसको प्रोटेस्ट करके उनको हटवा दिया था कि सिटिंग मिनिस्टर नहीं हो सकता। आपके लीडर तो खुद मौजूद हैं अंदर। तो ये मेरा ख्याल है यासीन आज़ाद साहब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात कर रहे हैं। जी देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे ग्रुप के हेड नहीं हैं। मैं मादरत चाहता हूँ, आसमा जहांगीर के इंतकाल के बाद हमने लतीफ़ अफरीदी साहब को अपने ग्रुप का हेड बनाया था। लतीफ़ अफरीदी साहब के इंतकाल के बाद इस वक्त तकरीबन 5 आदमी हैं हम अपने ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जिसमें हसन बून साहब हैं, मैं हूँ, सैयद कल्बी हसन है। हमारे 5 रुकनी एक कमेटी इस वक्त जो है ना ग्रुप को चला रही है। हम वन माइंड शो नहीं करते, हम एक दूसरे से मशावरत करके मामला को आगे लेके चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये वकला की जो बॉडीज़ हैं, इनका जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, उसने बगैर अप्रूवल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के जाके 26वीं अमेंडमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई पिटिशन फाइल करने का हकदार तो है, लेकिन बहैसियत जनरल सेक्रेटरी के वो फाइल करने का कॉम्पिटेंट नहीं था। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बायलाज के मुताबिक सेक्रेटरी को फारिग कर दिया। आप सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपको सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की पाबंदी करनी है, लेकिन चूंकि सेक्रेटरी जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप का था। अच्छा। और हामिद साहब के कहने पे उन्होंने जाके पिटिशन फाइल कर दी और एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूवल नहीं ली। मैं हाथ जोड़ के एक बात की इल्तिजा करता हूँ, वो ये है कि खुदा के लिए सियासत करें। मुमकिन है मेरा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलेशन हो, लेकिन यकीन करें कि जब बाहर के प्लेटफॉर्म से मैं बात करता हूँ तो मैं अपनी पार्टी के मतलब भी अगर कोई गलत बात होगी तो मैं उसके खिलाफ बात करता हूँ। आज आप ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एडाक जज की अपॉइंटमेंट हुई है, मैं उसके खिलाफ हूँ
क्योंकि एडॉक जज की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। 6 जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई वो सही है, लेकिन एक कंफर्म जज को आपने एडॉक जज बनाया, मैं उसको डिसएग्री करता हूँ। लेकिन बाकी जितनी अपॉइंटमेंट है मैं उसको यस करता हूँ कि बिल्कुल ठीक हुआ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब आप तमाम लोगों को लेके गए हैं शराय दस्तूर पे, तो उसमें जो बार की जो लीडरशिप है जी, मैं आज अगर जो सिंध बार काउंसिल का मेंबर ना हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो मेरा राइट नहीं बनता कि मैं किसी चीज़ को लीड करना शुरू कर दूं। ये राइट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका राइट है। अच्छा सर, अगर तो आपके साथ कौन सी पार्टी के लोग थे अगर जो इसके किसी अंदर बार की सही तरह से नुमाइंदगी करते मगर थे? सर यासीन और साहब, आपने क्या पंजाब बार काउंसिल जिसमें तकरीबन 75 के करीब मेंबर हैं, क्या पंजाब बार काउंसिल आपके साथ थी? क्या इस्लामाबाद बार काउंसिल? आप मजे की बात देखें यासीन साहब, ये देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल तो यकीनी तौर पे वो आज आपके साथ यासीन साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल तो यकीनी तौर पे इनके साथ नहीं थी, मगर अब एक जो बुनियादी असूल है सीनियरिटी का, कि जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल पामाल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको, अगर मेरी आवाज़ आ रही हो, कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल पे बात की जाती है कि जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल पामाल नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तैनाती हुई उसके अंदर मैलिफाइड था, और मैलिफाइड इसलिए था क्योंकि आप 15वें नंबर के जज को लाहौर हाई कोर्ट से आप उठा के ले आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे आपने अब ये इशोर कर दिया कि वहाँ पे अब वो होंगे अगले चीफ जस्टिस, से कहा जा रहा है। तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी ये इसलिए किया गया क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने थे। इसके ऊपर भी बात करना है क्योंकि जाहिर है इसके अंदर भी एक सियासी रंग है, और जुडिशरी के ज़रिए और आपके वकला बरादरी के ज़रिए जो सियासत खेली जा रही है वो बड़ी अहम है। और क्या वकला की जो सियासत है या वकला की जो यकजहती है ये इसके नज़र तो नहीं हो जाएगी? ये मैं आप दोनों से पूछूंगी चूँकि दोनों धड़े यहाँ पर मौजूद हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आबिद ज़ुबैरी साहब, अब आपका ये भी मुतालबा है कि जी फुल कोर्ट जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के मामलात को सुने। तो जो फुल कोर्ट है, आप उसको, ये जो अभी जो जजेस तैनात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इनको शामिल करके आप फुल कोर्ट समझते हैं कि वो बनेगा? पहली बात, एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे सेक्रेटरी के बारे में बड़ी बात की है यासीन आज़ाद साहब ने, उसने पटिशन फाइल की नहीं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट बार का सदर हूँ, आप भी रहें। हमारे किस रूल के तहत है कि कमेटी उसको सस्पेंड कर सकती है? टोटली इलीगल ऑर्डर पास किया है, तो आप रूल कोट करके बता दीजिए। अच्छा, सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया इस बात पे, लेकिन आप मुझे रूल बता दें फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बार रूल्स ऑफ 1989 कहाँ लिखा हुआ है? ये इलीगल बात है क्योंकि वहाँ इधर की पाकिस्तान बार से वो टोटली डिक्टेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार टोटल कंट्रोल, ये भी आपको मैं बताता चलूँ। अच्छा, दूसरी आपने बात पूछी कि देखिए हमारा जो एप्लीकेशन थी वो बिफोर दिस एलिवेशन थी। ये जो एलिवेशंस हुई हैं आज हमारी थी कि अब हमारा मकसद है कि 26 से आइनी तरमीम को हम चैलेंज कर रहे हैं। हाँ। हमारी दरख्वास्त थी कि मतलब हमारा ये मुद्दा है कि जी ये जो तैनातियाँ ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि परमानेंट होती हैं, इनको ना किया जाए। तो नेचुरली जो हम फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं वो उन 16 जजेस की बात कर रहे हैं, नॉट दीज 6 जजेस या एक्टिंग जज जो अब आए। एडहॉक नहीं है, एक्टिंग जज है। आपके नज़र में वो 16 जज। और क्योंकि एक इशू ये भी उठेगा कि क्या अब वो जो आइनी बेंच है वो फुल कोर्ट है? क्योंकि देखिए फुल कोर्ट बेंच में फ़र्क होता है। फुल कोर्ट की बात होती है 176 आर्टिकल 176 में। ये बेंच जो बनी है ये एक 175 के तहत बनी है, 175A के तहत ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है। तो ये हम तो कहते हैं कि ये फुल कोर्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है इस पर डिबेट होगी, वो एप्लीकेशन अलाउ हो डिसमिस हो, तो देखना पड़ेगा जी अभी। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, आपने ये बात उनकी सुनी है। जो मुझे आपकी बात समझ में आई है वो यही है कि फुल कोर्ट जो ओरिजिनल जजेस थे, इन जजेस की तैनाती से पहले आप उसी को अज्यूम करते हैं फुल कोर्ट। अब ये नए जजेस की तैनाती हो गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल का मौकफ क्या है 26वीं आइनी तरमीम को लेके, कि क्या उसका जो चैलेंज होगा वो अदालत के अंदर वो फुल कोर्ट के सामने होना चाहिए इन प्रिंसिपल के नहीं होना चाहिए? और वो फुल कोर्ट कहाँ का होगा? आइनी बेंचेस का ही होगा, आई एम इमेजिनिंग। अभी तो वहीं लगा हुआ है जी। देखें, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि माजी में जब उमर अतियाल बदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो हम सुप्रीम कोर्ट के 6 सबका सदूर गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 3 जजेस को लेके बैठे रहते हैं और फैसले करते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी बुरी तरह से मजरूह हो रही है, आप फुल कोर्ट बनाएं।
और जो हमजा शहबाज का और परवेज इलाई का केस था वो फुल कोर्ट उसको इंटरटेन करे। और इसी तरह 63A का जो जजमेंट दिया था, हमारा कहना यह था कि फुल कोर्ट डिसाइड करे। हमारी उस वक्त बात नहीं सुनी गई और उस वक्त जो आज के हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। मगर आज आप फुल कोर्ट बना लेना। हमारा डिमांड नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब 26वीं अमेंडमेंट के तहत सूरत-ए-हाल चेंज हो गई है। जो डिमांड ये करते हैं इसका फैसला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक जो मेरे आप है उसके मुताबिक मैं ये कहता हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में कर दिया, आईनी बेंच अलग बना दी और रेगुलर बेंचेस अलग बना दी। अब ये 26वीं अमेंडमेंट जो है ये एक आईनी मामला है और आईनी मामला पहले जो हो जाएगा वो आईनी बेंच के अंदर ही जाएगा। फुल कोर्ट उसमें भी 7 जज बैठे हुए हैं। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको पहले अप्रीहेंशन ये था कि ये 8 जज जो आएंगे पता नहीं किन लोगों की मर्जी से आएंगे। अब आज वो 6 या 7 जज आ गए, इनको अंदाज़ा हो गया कि भाई ऐसी कोई नीयत नहीं है जिसकी जिस तरह ये अंदाज़ा लगा के बैठे हुए हैं। अब मेरा कहना यह है कि इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने करना है। मेरा अपना कहना यह है कि आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस जब अलग हो गए हैं और ये तय हो गया कि रेगुलर बेंच ने कौन से केसेस कर रहे हैं और आईनी मामला किसने कर रहे हैं, वहाँ भी 2 आदमी की भी बेंच है, 3 की भी है और बाज़ों का 7 की फुल को जो बेंच है वो बनती है वहाँ पे। जिस तरह मिलिट्री कोर्ट का आपने देखा होगा कि आज जो है आईनी बेंच के सामने चल रहा है और पूरे के 7 जज वहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारी इतनी मर्जी चलेगी, मर्जी तो आयन और कानून की चलेगी। इससे पहले आपको याद होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त जो थे हमारी काजी फैजी साहब से सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजरल एक्ट आया था जी बिल्कुल, उसको एक ऐसे वक्त में स्टे दिया गया था जो कानून बना ही नहीं। उस वक्त किसी ने ये आवाज़ बुलंद नहीं की कि ये स्टे क्यों दिया जो कानून बना ही नहीं। अच्छा, बाद में सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने या फुल कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि पार्लियामेंट कंपीटेंट इदारा है, वही कानून साजी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं चाहूंगी कि आबिद जुबैरी साहब से एक बात करूं, चूंकि आपने एक अहम बात की है जहां पे आपने कहा कि जी बुनियाद जो है वो आपने रखी। उस वक्त हम भी कह रहे थे, वो कहते हैं कि जी 63A के केस के अंदर हम कहते रहे कि जी आप फुल कोर्ट बिठा लें। हमारी प्ली ये थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, मगर उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फुल कोर्ट नहीं बिठाया। तो जब पहले नहीं बैठा तो अब कैसे बैठेगा? बुनियाद ही गलत थी। नहीं, बिल्कुल आप इनकी बात से मैं इस बात पे टोटली एग्री करता हूँ कि उन इशूज़ पे फुल कोर्ट बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था कि बात भी सही कर रहे हैं। लेकिन उससे थोड़ा इख्तिलाफ मेरा जो यासीन भाई से है वो ये है कि देखिए उस वक्त आपने अभी कहा अब जो सिचुएशन आइन और कानून के हिसाब से बेंचेस बनेंगी, अब आइनी बेंच बन गई, अब वहाँ केस जाएगा। उस वक्त के रूल्स और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस की पूरी इख्तियार था कि वो चीफ बनाए या ना बनाए, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपना इस्तेमाल किया। हमेशा फुल कोर्ट की दरख्वास्त दी जाती, कभी एक्सेप्ट होती थी, कभी नहीं होती थी। आप देखें आखिरी दफ़ा जो फुल कोर्ट बना था वो 21वीं तरमीम जो मिलिट्री कोर्ट्स की आई थी उसमें बना था। उसके बाद कितने वो जो इमरान खान को वो किया नो कॉन्फिडेंस का, वो भी तो 5 मेंबर बेंच ने किया, फुल कोर्ट उस वक्त भी नहीं बनी। देखे ना जो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो सारा इशू हुआ, सूरी साहब की वो इन्होंने सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उसमें फुल बेंच नहीं हुई। उस वक्त बहुत वाह हुई उनकी बंदयाल साहब की और इन जजों की कि बड़ा अच्छा उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान को उसको होल्ड कर लिया। फिर उसके बाद हर केस में आ जाते थे कि जी बनाओ, ये इख्तियार चीफ जस्टिस का। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर खुद भी इस बात का मैं वो हूँ कि जो ऐसे मामलों में फुल कोर्ट बनना चाहिए था। अच्छा, और बिल्कुल तो ये आपकी एक प्रिंसिपल स्टांस है। लेकिन उस वक्त अगर जो इनकी बात है कि कानून के हिसाब से, तो वो चीफ जस्टिस की सवाब दी थी। अच्छा यासीन साहब, मामला ये है कि ये फिर भी सड़कों के ऊपर हैं। अब बात यह है कि आप बेशक कह दें कि जी इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, मगर हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रज़ा पाशा साहब ने कहा कि जी हम जो दीगर वकला हैं जो हमसे नाराज़ हैं, हम उनको मिल बैठ के एक बड़ी कन्वेंशन करेंगे। तो आपका कोई ऐसा इरादा है कि कोई कन्वेंशन करेंगे, आप कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे? चूँकि सियासतदान तो नहीं यहाँ पे ढूंढ सके कोई मिडिल ग्राउंड, वकला में शायद निकल आए कोई ऐसा रास्ता। मैडम, मैं जब सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था तो उस वक्त भी बलूचिस्तान के हवाले से मैंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान के तमाम सियासत जवानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जमा किया था। जिस दिन मेरा इलेक्शन हुआ और मुझे एज ए चेयरमैन नॉमिनेट किया गया, तो मैंने फौरी तौर पे ये कहा था कि मैं वाइस चेयरमैन के साथ मिलकर एक मीटिंग करूँगा। मीटिंग करने के बाद जो हमारे इदारों के दरमियान इस वक्त जो तनाव की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान बार काउंसिल एज ए सालिस बनकर बीच में आने चाहती है
कि हम इनको कहें कि खुदा के लिए हाथ जोड़ के ये कहें कि आप इदारों को नुकसान मत पहुँचाएँ। मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ ये है कि बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि कोई भी इदारा अगर राइट डायरेक्शन में काम नहीं करता तो उसकी वजह से उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इदारों की डिग्निटी बुरी तरह से मजरूह होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इदारों की जो डिग्निटी है सुप्रीम कोर्ट की या जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफ राय इस वक्त है, और आज की ग्रुपिंग नहीं है, इससे पहले हमारे दोस्तों ने किसी ने ये कोशिश नहीं की। यासीन साहब कता कलामी माफ, कोशिश की जाए। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ आ जाए। जो तैनाती हुई है जस्टिस डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप उसके साथ हैं उसके खिलाफ हैं? उसके साथ है ना आप? देखें, मैं नहीं, सुने, मैं आइन का आर्टिकल 200 की बात करता हूँ। आइन के आर्टिकल 200 में मुझे वो वक्त याद है कि एक ज़माने में जस्टिस अजमल मियाँ साहब को सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया गया, बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस बना के भेजा गया। हेलो, ज़िया का ज़माना था। जी, वो कह रहे हैं कि वो ज़िया का ज़माना था, मगर सर आर्टिकल 194 भी तो है कि उनको ओथ तो लेना चाहिए था। मेरी बात पहले सुन लें जी सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी कि इससे पहले जब अजमल मियाँ साहब को चीफ जस्टिस बना के बलूचिस्तान भेजा गया, बलूचिस्तान से सीनियर जज को सिंध हाई कोर्ट में भेजा गया, हफीज़ मेमन साहब को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, वापसी हाई कोर्ट भेजा गया, हाई कोर्ट से वहाँ भेजा गया। तो आइन का आर्टिकल 200 इस बात की इजाज़त देता है कि किसी भी जज की ट्रांसफ़र हो सकती है। राइट। आप इंडिया में चले जाएं तो आज भी हर सूबे में, मसलन एक सूबे में आबद ज़ुबैरी साहब अगर जज हो जाते हैं जी, तो आबद ज़ुबैरी साहब जिस सूबे में जज हो जाएंगे वहाँ उनका बेटा या भाई कोई आदमी वकालत नहीं करेगा। नहीं सर, ये प्लीज सर होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट सर। इससे पहले कि हम हिंदुस्तान की तरफ जाएं, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, हमें एक वक्फा भी लेना है। वक्फा लेते हैं और बहुत अहम बात मैंने आप दोनों से करनी है, चूँकि आप दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बड़ा अहम मामला है, वो है पीका तरमीमी बिल। उसके ऊपर वकला का खड़े हैं, एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम खड़ा कर दिया गया है और हाई कोर्ट की रिट जो है ख़त्म कर दी गई है। उसके ऊपर वकील क्या कहते हैं, उनसे पूछना है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि आज वकला के जो दो धड़े हैं वो सामने आए। हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो एक कॉल दी हुई थी वकला ने इधर इस्लामाबाद के अंदर, उसको सपोर्ट नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया। मगर एक बड़ा अहम मामला है और वो है पीका तरमीमी बिल, जिसका बराह रास्त असर आपके ऊपर, सार्फिन के ऊपर होता है, जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और सहाफ़ियों पर भी होता है। उसके ऊपर वकील कहाँ खड़े हैं, चूँकि इसके तहत एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम बना दिया गया है, ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए हैं और हाई कोर्ट के अंदर अपील का हक छीन लिया गया है। यासीन आज़ाद साहब, आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि पाकिस्तान बार काउंसिल इसके ऊपर खामोश रही है। देखिए, हर जगह पैरेलल जुडिशल सिस्टम बना दिया गया, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स हों, वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए गए और जो बाकी कोर्ट्स हैं उनसे मामलात निकाल लिए गए। फिर फेक न्यूज़ के हवाले से, डेफेमेशन के हवाले पे, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ये आम अदालतों में केसेस चलते हैं। वाहिद पाकिस्तान एक मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए और अपील का हक भी हाई कोर्ट से छीन लिया गया। इसके ऊपर वकील कहाँ खड़े हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव ने हाथ मारा है? चूँकि जो भी जजेस वहाँ पे अपॉइंट होंगे या जो भी लोग इस ट्राइब्यूनल के अपॉइंट होंगे वो डायरेक्टली जवाबदेह होंगे और अपॉइंट होंगे एग्जीक्यूटिव के ज़रिए। देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा आइन उसकी इजाज़त देता है और आइन के अंदर तब्दीली के लिए तो एक लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके आइन के अंदर तब्दीली होगी। लेकिन जहाँ तक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का ताल्लुक है, उसमें 2/3 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये इशू जो हमारे साफ़ी बरदरी ने उठाया है, चूँकि वो मेन स्टेक होल्डर हैं, तो वो जो जिन क्लाज़ेज़ पे वो इतराज़ करते हैं, उन क्लाज़ेज़ पे अगर हुकूमत मिलकर जो हमारी साफ़ी बरदरी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिल के आपस में बातचीत करके अगर उसको सूटेबली अमेंड कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर। मगर सर, आपको ये काबिल कबूल होगा कि ट्राइब्यूनल्स बने, अलग से ट्राइब्यूनल्स बने, या आप समझते हैं कि ये मामलात आम अदालतें हैंडल कर सकती हैं? नहीं, ट्रिब्यूनल का जहाँ तक ताल्लुक है, आजकल देखें कि कोऑपरेटिंग सोसाइटी के अलग ट्रिब्यूनल बन गए हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अलग जजेस बैठते हैं, ये एक अलग सिलसिला है और उनको कानून साजी से कोई रोक नहीं सकता। राइट,
ठीक है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने यासीन आज़ाद साहब की बात सुनी। कई लोग कहते हैं कि जी आप ये सिस्टम एक अलग बना क्यों रहे हैं? क्या डेफेमेशन का मामला अगर पूरी दुनिया में आम अदालतों में हो रहा है तो पाकिस्तान में फिर क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो यासीन आज़ाद साहब ने जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। उन्होंने कहा वो फ्री एक्सप्रेशन के साथ है, जो मुझे समझ में फ्री आई नहीं, मतलब उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया कि पार्लियामान कर सकती है ये। देखिए, हम भी पाकिस्तान बार काउंसिल का, हम लोग वकला बरादरी आपके साथ खड़े हैं। ये पीका कानून जब बना था उस वक्त भी मुखालफत की गई थी, आज भी मुखालफत की आप गई कहते हैं कि तरमीम करें या इसको विड्रॉ करें? मैं कहता हूँ ये विड्रॉ, तरमीम, आपसे अगर बात करनी थी तो पहले बात कर लेते। क्यों बनाया गया? देखिए, यहाँ आपको कंट्रोल करना, तो आप तो वैसे ही कंट्रोल नहीं, ये चैनल्स, ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो नामुमकिन बात है। आर्टिकल 19 देखिए, अभी इन्होंने एग्जाम्पल दी सोसाइटीज़ की। सोसाइटी के आर्टिकल 19 सोसाइटीज़ पे लगता है? हम, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मुझे है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है जी, और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी है हमारी। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19A है हमारा। आप ये कानून साजी उसके खिलाफ की गई है। क्या पार्लियामान का ये हक है कि आपके आर्टिकल इसको रोके? मैं एक चीज़ सिर्फ, यासीन साहब मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक चीज़ का वाज़े जवाब दे दें। अगर इन्होंने हमारे साथ कंसल्ट करना होता तो फिर पहले कर लेते। सेनेट के अंदर जब मामला आया, पार्लियामेंट के अंदर मामला आया, तब तो उन्होंने बात भी नहीं की। पीपल्स पार्टी भी अपनी फाइलें लेके घर चली गई, PMLN ने फटाफट कर दिया। इसके अंदर तो PTI, माफ करिएगा, अगर PTI ने भी इसके अंदर एक अच्छा रोल अदा नहीं किया, कमेटी के अंदर मान गए, बाहर आके एहतजाज कर दिया, तो तब कर लेते। अब बाद में अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत है? नहीं है, देखें, ये तो कानून जो है ना PTI के दौर में हुआ था, उसी को अमेंड किया गया। में कहाँ PTI उस वक्त तो PTI इस कानून की सबसे ज्यादा हमायत याफ्ता थी और वो फेवर करती थी। और उसके बाद अब जो उसमें अमेंडमेंट आई है वो आई है। क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में PICA एक्ट का जो कानून है वो नहीं बनाया गया था? पहले नहीं कर लेना चाहिए था, असूली तौर पे पहले नहीं कर लेना चाहिए था, बाद में जब दरिया सर से गुजर गया तब क्यों करें? 2016 का कानून है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। PICA नहीं, मगर PTI ने PMDA के सूरत के अंदर सर वो इस तरह का ही कानून लाना चाहते हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम। आया तो नहीं ना, PICA एक्ट 2016 में किसकी हुकूमत थी? करेक्ट, तब PMLN की थी। मगर बहरहाल इस क्या कहूँ, मगर बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यासीन आज़ाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वकला जो है वो कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे। मगर ये मैं बताती चली जाऊं कि PICA तरमीमी बिल के हवाले से जो जर्नलिस्ट हैं वो सरापा एहतजाज है, और कल से भूख हड़ताली कैंप जो है वो मुल्क गिर जो प्रेस क्लब्स हैं उनके बाहर लगेगा। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर।